हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। हाँ हाँ दुर्योधन अब रण होगा। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता अब पाकिस्तान के संदर्भ में सच्चाई का रूप ले रही है। भारत ने पाकिस्तान की करतूतों पर ज़ोरदार पलटवार किया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हमलों को नाकाम करने के साथ ही जवाबी कार्रवाई में उसके 5 एयरबेस तबाह कर दिए हैं। सीमा पर भारतीय सेना का जोश हाई है, लेकिन वॉर टाइम में भारतीय बाजार थोड़ा नर्वस नज़र आ रहा है। पिछले 1-2 दिनों में बाजार में थोड़ा दबाव तो है, लेकिन घबराहट नहीं है। बिल्कुल, हालांकि ये समझना भी जरूरी है कि अगर ये जंग लंबी खिंचती है तो भारतीय बाजार और इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ने जा रहा है। भारतीय निवेशकों को इस मौके पर क्या करना चाहिए, आप किन सेक्टर्स पर फोकस करना चाहिए, इन मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के CIO मिहिर वोरा जी और प्रकाशदीवान.in के प्रकाश दीवान जी। सर, बहुत स्वागत है आप दोनों का ही CNBC आवाज़ पर। बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। आप दोनों के पास आऊँगी पहले, लेकिन उससे पहले अनुज सर, जिस तरीके से हमने ये उम्मीद लगाई थी और आशंका जताई जा रही थी कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, और वो होता हुआ दिखा शनिवार को। और हम आज आपके समक्ष इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए, लेकिन अब क्या करें। जिस तरीके से हमने शुक्रवार का सत्र देखा, लग रहा था बाजार हिलेगा, लेकिन लास्ट में रिकवरी देखने को मिली मिड कैप में भी। तो कहीं ना कहीं ये सवाल सभी के मन में है कि वॉर और बाजार को अब कैसे देखें। देखिए श्रेया, कुछ समय के लिए बाजार में अस्थिरता रहेगी। अस्थिरता मतलब आप कहें कि वॉलेटिलिटी रहेगी। हमारी मार्केट फिर भी काफ़ी बेटर प्लेस्ड है कंपेयर टू बाकी मार्केट्स। पिछले हफ्ते इंडिया विक्स में आप देखिए 20% का उछाल आया है। और अगर सवाल यह है कि लड़ाई लंबी चलेगी या नहीं, अगर लड़ाई लंबी चलेगी तो अनिश्चितता बढ़ेगी। मार्केट को एक चीज़ जो नहीं पसंद है वो है अनसर्टेनिटी। मार्केट को अगर आप कह दें कि एक हफ्ते में वॉर खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप डैमेज का असेसमेंट कर लीजिए, मार्केट एक दिन में उसका एनालिसिस कर देगी। मार्केट को प्रॉब्लम तब होती है जब हमें ये नहीं पता होता कि कब तक चलेगी। ये मैं पहले एक चीज़ कह देता हूँ कि लेकिन ये ज़रूरी था जो हम कार्रवाई कर रहे हैं, और ये थोड़ा बहुत अगर उससे मार्केट का लॉस होता है तो कोलैटरल डैमेज है जिसको हमें अपने स्ट्राइड में लेना होगा। ये घटना लेकिन तब हुई जब भारतीय बाजार पटरी पर आ रहे थे। हमने इस घटना से पहले बहुत नेगेटिव्स झेले थे, अर्निंग्स की प्रॉब्लम, टैरिफ की प्रॉब्लम, वो सबसे हम उबर रहे थे। इसके बीच में ये आ गए, तो मुझे थोड़ी सी ना इसमें एक सैबोटाज, जो इकोनॉमिक सैबोटाज है, थोड़ा सा मुझे उसकी भी एक बू आती है यहाँ पर। और टैरिफ वॉर के बाद भारत एक बड़ी शक्ति बनकर उभर रहा है, उभरेगा, इन सब चीज़ों का सामना करेगा और बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगा। बिल्कुल, बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगा, ये हम कामना करके चल रहे हैं। और जो दिख रहा है, लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं, पाकिस्तान की घिनौनी हरकतों को हम धूमिल कर रहे हैं, उसको मिट्टी में मिला रहे हैं। लेकिन बाजार पे बातचीत करते हुए सर, जैसा कि आपने कहा, लेकिन ट्रेडर्स के मन में अभी भी सवाल है, जो बहुत कंपल्सिव ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेडिंग किए बिना रह नहीं सकते और बाजार में पैनिक नज़र बनाए रखते हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या हिदायत होगी? बिल्कुल, देखिए ट्रेडर को एक चीज़ समझनी होगी, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर मार्केट एक जैसी नहीं होती। ट्रेडर को ये समझना होगा कि अब ये मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट नहीं होगी। अब आपको इस मार्केट में लेवल बेस्ड ट्रेडिंग पे वो मौका नहीं मिलेगा। इस मार्केट में खासतौर से इंट्राडे में लेवल बेस्ड ट्रेडिंग काम नहीं करेगी, क्योंकि कई ब्रेकडाउन्स होंगे, कई ब्रेकआउट्स होंगे, और इनमें से कई फेक होंगे। कई जैसे आपको लगेगा कि मार्केट ब्रेकडाउन कर रहा है, अगले दिन मार्केट रिकवर हो जाएगा। जैसे आपको लगेगा मार्केट में रैली आ रही है, अगले दिन मार्केट गिर जाएगा। ये सब होगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। किसी भी बड़े मूव को आप नया ट्रेंड मत समझिए। कोई भी ओवरनाइट पोजीशन बिना हेज के मत लेके जाइए। इंडेक्स की बजाय स्टॉक्स पर फोकस करिए। चाहे तो बास्केट ट्रेड लें, एक अच्छे स्टॉक्स की बास्केट बनाएं, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की बास्केट बनाएं, और निफ्टी पुट के साथ अपने आप को हेज करें। अच्छे नतीजों पर मार्केट पॉजिटिव रिएक्शन भी दे रहा है श्रेया, ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। देखा हमने अच्छे नतीजों पे टाइटन और L&T जैसे स्टॉक्स में तेजी थी। लेकिन इन्वेस्टर्स पे को क्या राय रहेगी सर, जिस तरीके से गिरावट बाजार में देखने को मिल रही है, क्या अभी फिलहाल वो इसे अपॉर्चुनिटी समझे, लॉन्ग टर्म के लिहाज से ऐड करें, क्या सलाह रहेगी इन्वेस्टर्स को? देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ईजी है। जो अब तक ईजी तो खैर कुछ नहीं होता, जो अब तक लेकिन करते आए हैं वही करते रहें। अच्छे शेयर्स की लिस्ट बनाएं और उसके बाद गिरावट में ऐड करें। पैनिक में अपने अच्छे शेयर्स ना बेचें, लेकिन बिना रिसर्च के कोई शेयर ना लें। चाहे तो थोड़ा एक्सपोजर इस समय आप डिफेंस स्टॉक्स में रखें, एक स्ट्रैटेजिक पोर्टफोलियो और एक कोर पोर्टफोलियो, उसको अलग अलग रखें। कुछ स्टॉक्स दोनों में होंगे, आपके स्ट्रैटेजिक पोर्टफोलियो में भी होंगे, कोर पोर्टफोलियो में भी होंगे।
खैर एक काम करते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मिहिर वोरा जी हैं और प्रकाश दीवान जी हैं। आप दोनों को का बहुत बहुत आभार। सबसे पहले तो वीकेंड पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस शो में हमारे साथ हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। प्रकाश, आपसे शुरुआत करता हूँ। क्या रणनीति रहेगी इस समय वॉर टाइम में, और आपकी अप्रोच क्या होगी अगले हफ्ते? अनुज, थैंक यू सो मच। आपका और श्रेया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, छुट्टी के दिन पूरी जी जान से इस टाइप का शो कर रहे हैं जो इन्वेस्टर्स को हेल्प करेगा, तो उसमें शामिल होने का एक गर्व है। देखिए, जो मार्केट का माहौल बनता हुआ दिख रहा है, जो आपने बहुत एक अच्छी तरह समझाया, और मैं उसी पे फोकस करूंगा कि अनिश्चितता जो है, जो अनसर्टेनिटी है, ये सबसे बड़ा डिस्काउंट करती है मार्केट। जो जैसे सर्टेनिटी प्रीमियम लाती है, अनसर्टेनिटी आपको उतना ही वो नीचे गिरती है। तो उसकी वजह से अच्छी चीज भी पूरे उसके जो 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 वैल्यूएशन होना चाहिए या उसका भाव होना चाहिए, वो नहीं आ पाता, क्योंकि अनसर्टेनिटी है कि कब तक क्या चलेगा, चेंज हो जाएगा। और एक कैप्शन आपके उसमें चल रहा था नीचे शो जब शुरू हुआ, कि ये है आपके पोर्टफोलियो का सही इम्तिहान का समय। तो जिसने सीएनबीसी आवाज रेगुलर देखा है, ये चीज समझ में आई है कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक, रिसर्च स्पेसिफिक रहना है, लेवल स्पेसिफिक स्टॉप लॉसेस करने, अगर आप ट्रेडर हैं तो उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और आज हम सब लोग जो इन्वेस्ट करते आए हैं, कई सालों से देख रहे हैं कि अनसर्टेनिटी कई पहलू में आती है। मतलब ये नहीं है कि वॉर इज एन अनसर्टेन थिंग, बाकी चीज, टैरिफ भी अनसर्टेनिटी लाई थी। तो वहां उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि आपके चुनिंदा शेयर, जिनका 2-3-4 साल का व्यू बहुत पॉजिटिव है ग्रोथ का, वो आपको इस लिहाज से, वॉर के लिहाज से, ना कोई उनके फंडामेंटल कारण के, तो दो चीजें होती हैं वॉर से। एक तो डायरेक्ट इंपैक्ट होता है कि कोई कंपनी जम्मू में है या पंजाब में है और उसके यहाँ यूनिट्स है, तो उस पर तो डायरेक्ट इंपैक्ट होता है कि भाई वहां कहीं खतरा रहेगा, कुछ आंच आ गई तो वो नेचुरली इंपैक्ट होगा बिजनेस में। अब कोई कंपनी साउथ में बैठी है, वेस्टर्न इंडिया में कहीं बॉम्बे के आसपास है, गुजरात में है, तो उनका कारोबार अपने हिसाब से जो चल रहा है उसमें कोई तब्दील कुछ होना नहीं है। तो उसका लेकिन सेंटिमेंटल इंपैक्ट है। तो ये दोनों इंपैक्ट को समझिए, और जहां पे इनडायरेक्ट इंपैक्ट है, सेंटिमेंटल इंपैक्ट है, और भाव नीचे आ रहा है और अच्छे शेयर आपको मिल रहे हैं, आपके चुनिंदा शेयर्स हैं, सेक्टर हैं, उसमें एलोकेशन आप करिए, बेधड़क करिए। क्योंकि कोई भी चीज, हर एक चीज की एक समय सूची होती है, कि ये नहीं है कि ये चलते रहेगा और खत्म ही नहीं होगा, कहीं ना कहीं रुकावट आएगी, बिल्कुल। एक सुलह होगी। तो स्ट्रैटेजी इज वेरी सिंपल, यू हैव टू बाई सिलेक्टिवली। ऐसे मौका जल्दी मिलेगा नहीं, लेकिन जल्दबाजी कोई चीज में नहीं करनी है, सोच समझ के स्पेसिफिक स्टॉक्स पे अपना फोकस रखना है, ना कि ब्रॉडर मार्केट्स। बिल्कुल नहीं, बहुत सही बात कही आपने। और प्रकाश जी देखिए, हम सबका काम है ये, और जैसे कहते हैं ना, देश हित सबसे ऊपर। और ये ऐसा समय है जिसमें क्या वीकडे क्या वीकेंड, आई थिंक हम सब इस समय उस फेज़ में हैं। मिहिर जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच शो में जुड़ने के लिए। आपसे जानना चाहूँगा, इस समय एक इन्वेस्टर, और क्योंकि आप एक म्यूचुअल फंड के सीईओ हैं, एक इन्वेस्टर क्या अप्रोच रखे इस मार्केट में? क्या एक ये थ्योरी हो कि अभी कुछ समय के लिए मैं अपना साइड लाइन पर बैठूँ, या इस गिरावट में और ऐड करूँ? बहुत लोगों के मन में ये सवाल होगा। धन्यवाद अनुज और श्रेया, सबसे पहले तो फॉर हैविंग मी। आई थिंक जैसे आपने कहा और प्रकाश जी ने कहा कि जल्दबाजी नहीं करनी है, लेकिन मार्केट के बाहर भी नहीं रहना है, क्योंकि ऐसे अपॉर्चुनिटीज, मौके जो हैं बार बार नहीं आते। इतनी वॉलेटिलिटी जो हमने देखी है पिछले, नॉट ओनली वॉर की वजह से पिछले 2 हफ्तों में, लेकिन उसके भी पहले जब हमने ट्रम्प के जो टैरिफ की वजह से जो वॉलेटिलिटी देखी थी, उसमें भी हमने देखा कि काफी सारे अच्छे स्टॉक्स बहुत ही अननेसेसरली पिट चुके थे, और उसमें भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हमें मिली थी। तो जैसे ऐसे मौके आते हैं अपॉर्चुनिटी के, तो उन्हें उनमें बिल्कुल बाहर नहीं रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब एक साथ जाके एक ही दिन में इन्वेस्ट कर ले। तो एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके चले तो ब्रॉड पिक्चर क्या है कि पिछले 20, 30, 35 साल में हमने ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे हैं, टेररिज्म के, वॉर लाइक सिचुएशन के, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के, .com बबल के, पोखरण ब्लास्ट हुए थे। तो टेररिज्म लिंक्ड, मिलिट्री लिंक्ड, पॉलिटिक्स लिंक्ड, जियोपॉलिटिक्स लिंक्ड, हमने बहुत सारे इवेंट्स देखे हैं। लेकिन एक बड़ा जो चेंज हुआ है ग्रेजुअली, मैं कहूंगा एक साथ नहीं हुआ है, वो है कि एक तो
इंडिया की जो साइज है अब बहुत बड़ी हो चुकी है। $4 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमिक साइज है। हमारी जो जीडीपी पर कैपिटा है कंटिन्यूसली बढ़ रही है। हमारी जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो बहुत ही रोबस्ट हो चुकी है और इंडिजिनस इक्विपमेंट भी हमारे पास बहुत है। तो मेरे ख्याल से पिछले 35 साल में जो हमारी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली बहुत ही ज्यादा चेंज हुई है। हमारी जो फॉरेक्स रिजर्व्स की अगर बात करें, हमारे ट्रेड डेफिसिट की बात करें, हमारे करंट अकाउंट्स की बात करें, ऑयल डिपेंडेंस की बात करें, ये सारी चीजों में हमने बहुत बड़े प्रोग्रेस किए हैं। और उसकी वजह से ये हुआ है कि वाइल वॉर इज समथिंग और वॉर लाइक सिचुएशन जो है वो किसी को पसंद नहीं है और हम ऐसा नहीं चाहते कि ऐसी सिचुएशन होए। लेकिन अगर होती है तो इसका क्या लॉन्ग टर्म प्रभाव इंडिया की इकोनॉमी पे पड़ेगा, मुझे लगता है नहीं। और ये मार्केट भी देख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने पिछले 15 दिन से देखा है कि एफआईएस की कंटिन्यूअस बाइंग रही है। और ये 22 को जो बड़ा इंसिडेंट हुआ था टेररिज्म का, उसके बाद भी जब ये नेगेटिव जो जो रिस्क जो उभर रहे थे उसके बावजूद एफआईएस की बाइंग हो रही थी। तो दुनिया भी ये देख रही है कि इंडिया की जो साइज इतनी बड़ी हो चुकी है कि ऐसे इंसिडेंट्स होंगे, लेकिन इकोनॉमिकली हम उसको बर्दाश्त कर सकेंगे। और जैसे प्रकाश ने भी कहा कि लोकलाइज्ड कंपनीज, लोकलाइज्ड सेक्टर सेगमेंट जो है उनमें इंपैक्ट आएगा, तो उसमें ऑब्वियसली मार्केट उस तरह से रिएक्ट करेगा। पर क्या ये लॉन्ग टर्म पिक्चर या इवन 1 या 2 साल का पिक्चर चेंज करता है? मुझे नहीं लगता ऐसा है। जी बिल्कुल मेहर जी, सही बात की आपने। मजबूत है हम अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी देखें तो। प्रकाश जी, आपके पास पहले आना चाहूँगी। गुड आफ्टरनून आपको। आपने कहा कि सिलेक्टिव अप्रोच हो जाना चाहिए मार्केट में, गुड क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो कैसे हम ये सेग्रीगेट करें गुड क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स क्या है? थोड़ा थीम वाइज हम जाए, जैसे ऐसे मूड माहौल में आप देखें डिफेंस स्टॉक्स में अच्छी रैली हमें देखने को मिल रही है, तो क्या हमें ऐसे स्टॉक्स में अभी पैसा लगाना चाहिए? गुड आफ्टरनून शेयर। ये बिल्कुल देखिए, जो आपने भी एक उदाहरण के तौर पे दिया कि अर्निंग्स इज द बेडरॉक ऑफ द मार्केट, मतलब अर्निंग्स के हिसाब से ही मार्केट चलती है। क्या क्या सवाल ये है, क्या ये संघर्ष जो हो रहा है इससे हमारी कंपनीज की अर्निंग्स आ जाएगी? और अगर वो आपका जवाब है कि बिल्कुल नहीं आएगी, उल्टा कई कंपनी तो मजबूत और हो जाएंगी, तो डेफिनेटली आपको लेना है। मिसाल के तौर पे आप एल&टी को लीजिए। एल&टी ने नतीजे जब पेश किए, उसको अगर आप थोड़ा सा परखें तो देखेंगे कि जो ऑर्डर बुक है वो बाहर के बिजनेस से करीब वो डबल है डोमेस्टिक बिजनेस की। डोमेस्टिक में मेरे ख्याल से 7 बिलियन है, वहां पे 15। अब ये इतनी बड़ी कंपनी जब बाहर से भी काम करने में सक्षम हो रही है और इतने ऊंचे मार्जिन पे हो रही है, और कन्वर्जन ऑफ ऑर्डर बुक टू एग्जीक्यूशन जो देखें वो इतना बढ़िया पहले नहीं रहा है, तो क्यों नहीं आप ऐसी कंपनीज को लेना चाहेंगे? तो वॉर तो होती रहेगी, वॉर में सुलह भी आ जाएगी। उसके बाद जैसे अनुज ने कहा, मार्केट को एक चीज समझ आ जाए कि भाई अब खत्म हो गई और अगले हफ्ते से सीज फायर है या कुछ ऐसे ठूस आ गई, तो वो तो अपना हिसाब 1 घंटे में हो जाएगा। सो डेफिनेटली लेना चाहिए। एक और चीज बताना चाहूंगा, आपने थीम की बात की शेयर। डिफेंस में जो पहले कॉन्फिडेंस आया था और जो डिफेंस स्टॉक्स रैली हुए थे, तब लोगों को ये लग रहा था ये बबल है कि ये इतना ऊंचा इनका भाव क्यों होना चाहिए, पी मल्टीपल बहुत ज्यादा हो गए। लेकिन अगर अब देखें आप, तो काफी डिफेंस के बिजनेसेस को बहुत अच्छी तरह से प्रूवन स्टेटस मिल गया है। जो हमारे यहाँ पे जो क्षमता बनी थी आत्मनिर्भर बनने के लिए, उसका आपने प्रूफ दिखा है। और उसकी वजह से अब होगा क्या कि वो इकोसिस्टम और भी गहरा हो जाएगा और हमारे पास एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ना शुरू हो जाएंगी। सो मेरे हिसाब से डिफेंस में बहुत सिलेक्टिवली ना समझे, लेकिन ब्रॉडली अगर देखें जहां पे महंगे कम है स्टॉक्स पी मल्टीपल के लिए, उसमें अगर आप एलोकेशन करेंगे तो अगले 4 5 7 साल में तो इनका हुलिया बदल जाएगा। तो इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो जाएगी कि उसके अंदर जो प्लेयर्स हैं उनकी साइज यहाँ से दिखनी आराम से हो सकती है। सो जब वो होगी तो डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड मिला है। सो थीम्स काफी इमर्ज हो रहे हैं, चुनने पड़ेंगे धीरे धीरे। और जैसे मैंने कहा पहले, जल्दबाजी की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको रोज एक सिस्टम सिंपल रखिए। सोशल मीडिया में क्या वॉर हो रहा है देखना बंद कर दीजिए, उसकी जगह अभी इस समय आपका थोड़ा ऑडियो का इशू आ रहा है, एक बार आपके पास आते हैं वापस। मेहर जी, सेक्टोरली इस समय आपके हिसाब से कौन सी पॉकेट्स सबसे स्ट्रांग होंगी? कहां पर इस समय आप टॉप अप करेंगे अगर मार्केट गिरेगा तो? सर्टनली तो सेक्टोरली अगर देखें तो एक बहुत बड़ी जो ट्रेंड हो रही है और मुझे लगता है ये चलेगी, वो ये है कि
यूएस जो है ग्लोबली अगर देखें तो यूएस रिसेशन में जाने की संभावना काफी हाई है और उनके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो काफी हाई लेवल पे स्टिकी हो चुके हैं। फेडरल रिजर्व रेट्स काट रहा है लेकिन इंटरेस्ट रेट्स जो लॉन्ग बॉन्ड्स हैं 10 साल के बॉन्ड 30 साल के बॉन्ड उसके यील्ड्स नीचे नहीं आ रहे। तो मुझे लगता है कि एंड गेम यूएस को लिक्विडिटी सप्लाई करने का होगा ग्लोबली और उसका इम्पैक्ट हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि जनवरी से लेके अभी तक हम डॉलर की अगर बिहेवियर देखें तो सारी करेंसीज के अगेंस्ट में डॉलर वीक हो रहा है। हमने देखा कि जो इनफ्लो यूएस में जा रहा था फंड ग्लोबल फ्लोज का क्योंकि डॉलर स्ट्रांग था पहले वो अब इमर्जिंग मार्केट्स और बाकी सब मार्केट में जा रहा है। तो एक ग्लोबल लिक्विडिटी बढ़ने का मुझे लग रहा है संकेत अच्छा है और उसकी वजह से जो एफआईआई का फ्लो हमने देखा पिछले 15-20 दिनों में बहुत दिन के बाद पॉजिटिव आया लेकिन अब कंसिस्टेंटली पॉजिटिव आ रहा है वो मुझे लगता है एक कंटिन्यू रहेगा। उसकी वजह से आरबीआई को भी ऐसी क्राइसिस सिचुएशन में भी आरबीआई के पास लीवर्स हैं। जैसे हमने देखा कि ऐसे माहौल में भी आरबीआई ओएमओ कर रहा है। ओएमओ का मतलब क्या होता है? ओएमओ का मतलब ये है कि आरबीआई लिक्विडिटी सप्लाई कर रही है सिस्टम को ग्रोथ देने के लिए। ऐसे माहौल में करेंसी हमारी इतनी स्टेबल है, आरबीआई लिक्विडिटी दे रही है तो मुझे लगता है फाइनेंशियल्स जो जहां पे क्रेडिट ग्रोथ के अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस शीट अच्छी है, एनपीए का प्रॉब्लम नहीं है, मार्जिन भी अभी मोरलेस टिके हुए हैं। तो जो लार्ज एनबीएफसीज और लार्ज बैंक्स हैं वो जो फाइनेंशियल में है वो अच्छा करेंगे। तो ये एक सेगमेंट डेफिनेटली देखना चाहिए। डिफेंस तो हमने बात कर ही ली है क्योंकि एक लॉन्ग टर्म स्टोरी बन रही है और ये इंसिडेंट से शायद फोकस और स्पॉटलाइट और ऑर्डर बुक में उसमें ज्यादा इजाफा हो सकता है वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए। और दूसरा मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और फोकस हो जाएगा ये इंसिडेंट के बाद क्योंकि हमने जैसे देखा था कि जो हमारी ईस्टर्न बॉर्डर है चाइना के साथ वहां पे हमने बहुत बड़ा काम किया था बट वेस्टर्न बॉर्डर में मुझे लगता है कि और काम हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारी लोकल प्रोडक्शन है डिफेंस और बाकी सबकी उसकी जो क्षमता है वो प्रूव हो चुकी है। जैसे हमने देखा पिछले बहुत 3-4 दिन से बहुत ही अच्छी तरह से लोकल इक्विपमेंट भी अच्छा चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या चाहे। मुझे लगता है इंडिजिनाइजेशन का जो माहौल है जो फोकस है वो और बढ़ सकता है। उसके अलावा मुझे लगता है कि ये करेक्शन में अगर कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी वाले जो स्टॉक्स हैं वो करेक्ट कर जाते हैं क्योंकि टिपिकली ये होता है कि अनिश्चितता की सिचुएशन में शायद कंज्यूमर्स कंज्यूम ना करें और ये एक्सपेक्टेशन है स्टॉक प्राइसेस नीचे आ सकते हैं और काफी सारा हम देखें सम एसी लिंक स्टॉक्स हैं जहां पर डिमांड इतनी अच्छी नहीं वो काफी करेक्ट हो चुके हैं। तो कंजम्पशन वाली स्पेस में अगर स्टॉक्स नीचे आते हैं चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हो चाहे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो बट ये हाई ग्रोथ सेक्टर्स जो लंबे टाइम के लिए हमें लग रहा है कि अच्छा करेंगे तो वो सेगमेंट भी हम देख सकते हैं। ठीक है। मीर जी, आपने एमपी का डेटा देखा होगा, अप्रैल का म्यूचुअल फंड का डेटा एसआईपी रिकॉर्ड हाई पे है। चाहे टैरिफ हमने देखा, टैरिफ वॉर देखा, जियोपॉलिटिकल टेंशंस देखी, अर्निंग्स देखी, लेकिन निवेशकों का भरोसा कहीं ना कहीं डगमगाया नहीं है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए ये तो एक फंक्शन है हमारे डेमोग्राफिक्स का कि जिस तरह से इनकम लेवल्स बढ़ रही हैं लोगों की जो ट्रांजिशन हो रही है मिडिल क्लास टू अपर मिडिल क्लास अपर मिडिल एफ्लुएंट क्लास में उसकी वजह से सेविंग्स पूल स्ट्रक्चरली बढ़ता जा रहा है और उसके फ्लोज हमने म्यूचुअल फंड्स, एनपीएस स्कीम्स, ईपीएफ एंड इंश्योरेंस में देखे हैं। इवन ब्रोकिंग में हम देखें तो डीमैट अकाउंट ज्यादा खुल रहे हैं एक्सेट्रा, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहे हैं। तो ये मुझे लगता है एक स्ट्रक्चरल थीम है। जो नेट फ्लोज हमने देखा शायद एनएफओ की वजह से थोड़ा कम दिखा हमें ये महीने में बट वो एनएफओ का तो ये है कि वो माहौल की तरह चलता है। तो पिछले 3-4 महीने में बाजार थोड़ा वीक रहा है तो एनएफओ कम हुए हैं। जैसे बाजार पिकअप होगा एनएफओ भी आ जाएंगे तो मुझे लगता है कि एसआईपी के अलावा के जो नंबर्स हैं वो भी वापस बढ़ जाएंगे और एक स्ट्रक्चरल जो डोमेस्टिक सपोर्ट मिल रहा है बाजार को वो चालू रहेगा। सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि जब एफआईआईज बेच रहे थे तो डोमेस्टिक का एक्सलरेशन हो रहा था, बहुत ज्यादा बाइंग हो रही थी डोमेस्टिक की और अब जो डोमेस्टिक की बाइंग थोड़ी कम हुई है तो एफआईआईज वापस बाजार में आ रहे हैं तो एक अच्छी बैलेंस हो रही है बाजार में। बिल्कुल अच्छा बैलेंस चल रहा है इस समय बाजार में फिलहाल। प्रकाश जी, अगले हफ्ते मंडे मॉर्निंग अगर सपोज करिए मार्केट निफ्टी पर 150-200 पॉइंट नीचे खुलता है, मान लीजिए हाइपोथेटिकली, कौन से 3 स्टॉक सबसे पहले आप बाय करेंगे? सबसे पहला तो एलएनटी रहेगा। बिल्कुल। मुझे तो फ्राइडे को भी बहुत अच्छा लगा था। डिफेंस में एक छोटी सी कंपनी है, मैंने पहले शायद जिक्र किया है कि नहीं मुझे याद नहीं है, बट जो क्षमता हम लोग बढ़ा रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की तरफ ज्यादा थोड़ा मेरा झुकाव है क्योंकि वो न्यू एज ग्रोथ है। तो वो एक कंपनी है, बेंगलोर बेस्ड कंपनी है, डीसीएक्स सिस्टम्स करके। अगर आप उसको समझेंगे तो देखेंगे कि काफी हद तक उसमें जिस टाइप का ऑर्डर फ्लो हुआ है, लॉकहीड मार्टिन से कुछ ऑर्डर्स आए हैं,
इन्होंने एक इजरायली कंपनी डेल्टा के साथ रडार सर्विलेंस सिस्टम्स में काम किया, और बेसिकली ये कंपनी सिस्टम इंटीग्रेशन का काम करती है। इतने सालों से, पिछले 3-4 सालों से अगर आप देखें तो अर्निंग्स के लिहाज पे कुछ ज्यादा दिखेगा नहीं, लेकिन वो इसलिए है कि वो अपना क्षमता बनाने के उसमें लगे हुए थे, और इनको 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं अप्रूवल आते हुए। तो दूसरी कंपनी ये होगी। तीसरी, मुझे एक एक बहुत सिंपल लॉजिक है मेरा कि अगर युद्ध रहता है और इस टाइप का माहौल अपने हिसाब से वो जो बनता हुआ दिख रहा है अनसर्टेनिटी का, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है, वो आपका रहता है जो कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही हैं या जो कंपनीज आगे चल के एक्सपोर्ट कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं अपना कारोबार। उस लिहाज से अगर आप देखें तो केमिकल स्पेस में अनुज बहुत एक री रेटिंग आया है, नंबर्स भी आपको इम्प्रूव होते हुए समझ आने लगे हैं कि भाई केमिकल स्पेस में जो प्रॉमिस है वो आ रही है। एग्रोकेमिकल अभी भी थोड़ा स्लो है ब्राजील और वो सब को लेके, बट जो टैरिफ्स को लेके जो रीसेट हो रहा है, तो आई वुड ऑल्सो बाई एट दिस लेवल। इतने लो लेवल्स पे आरती इंडस्ट्रीज मुझे पसंद है, क्योंकि आपको 750-800 का लेवल था, आज सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी वैल्यूएशन आपको वो मिल रहे हैं, और इतनी इंटीग्रेटेड रेजिलियंट कंपनी है। तो इस टाइप की बड़ी कंपनीज का थोड़ा सा चयन ज्यादा करूंगा। और अगर आपको ऑटोमोबाइल्स की तरफ झुकाव है और केमिकल्स अभी नहीं पसंद आ रहे, तो आप एमएनएम देखिए। एमएनएम में जिस जिस हिसाब से चीजें हो रही हैं, जो जो प्रोग्रेस हो रही है, वो फार्म इक्विपमेंट को लेके, एसयूवीज को लेके, ईवीज को लेके, हर चीज में आप देखेंगे तो वो पहल कर चुके हैं। आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट बिजनेस जिसका वैल्यू अनलॉकिंग होगा तो ये करीब हो सकता है 4,500 के आसपास भी पहुंचा 1-1.5 साल में। सो इस टाइप के अपसाइड्स आपको अगर मिल रहे हैं पोटेंशियली, तो बड़ी कंपनीज भी आपको 30-30% देने की क्षमता रखती है। ये नहीं कि छोटी कंपनी ही हर बार आपको देगी रिटर्न। और पिछले साल हमने देखा भारती ने क्या किया। भारती ने आपको इतना अच्छा रिटर्न दिया है कि आप मान नहीं सकते कि इतनी बड़ी कंपनी भी इतना आउट परफॉर्म कर सकती है। सो आई थिंक लार्ज कैप्स में काफी जगह है, एंड यू शुड कीप। भारती इज नॉट अ रिकमेंडेशन क्योंकि ऑलरेडी वो 800 से 1800 आ चुका है, लेकिन एटलीस्ट इस टाइप की कंपनीज का उदाहरण जो दे रहा हूँ, एमएनएम टाइप कंपनीज अगर आप देखते हैं तो आपको रहेगा। बट जैसे मीर ने कहा कि एलोकेशन आपको डिसाइड करना है, कि भाई एक ही दिन में सारा नहीं करके आप अलग अलग लेवल्स पे करें। और आपका सवाल जो था कि अगर 100-150 पॉइंट नीचे खुलता है तो आपको बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि फंडामेंटली कोई चीज चेंज नहीं हुई है ओवरनाइट। ठीक है, आपने बता तो दिया प्रकाश जी कि क्या खरीदना है। अगर इसका उलट सवाल मैं पूछूं कि किससे दूरी बना के रखनी है, तो वो क्या होगा? यस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर, कि आपको देखिए इसके बाद होगा क्या कि सेकंड ऑर्डर इफेक्ट जिसको कहते हैं, कि वॉर में जो हुआ उसके बाद रीबिल्डिंग होगी, सरकार का एडिशनल बजट एलोकेशन होगा, तो कई चीजें हमारे लिए महंगी हो जाएंगी। मतलब हमारे लिए पैसा तो लिमिटेड है, टैक्स कलेक्शन लिमिटेड है, और वो पैसा डिफेंस कैपेबिलिटीज में अगर जाएगा तो कुछ हद तक आपके पास ग्रोथ के लिए जो सरकार चाहती है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड में, उसमें थोड़ा सा डिले हो जाएगा। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे जो चीजें डिपेंडेंट है वहां से थोड़ा सा अभी दूर रहिए, क्योंकि हो सकता है जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड जिसको कहते हैं, जो कंपलसरी है वो तो सरकार करेगी करेगी, लेकिन जहां पे वो पोस्टपोन कर सकते हैं वो 6 महीने 12 महीने शायद आगे हो सकता है, तो वो आपके अर्निंग्स जो है उस हिसाब से आगे हो जाएंगी। सो स्टे अवे फ्रॉम बिजनेस जहां पे गवर्नमेंट डिपेंडेंस बहुत हाई है, खास करके जिसमें गवर्नमेंट के बिना और कोई काम ही नहीं हो सकता, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ वो गवर्नमेंट ही कर सकती है। लेकिन जहां प्राइवेट सेक्टर केपेक्स है वहां पे फाइनेंशियल ये वो का जो जो बोलबाला है वो रहेगा, बट ये मैं थोड़ा सा रहूंगा दूर वो गवर्नमेंट बैक केपेक्स की वजह से। बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा मेहर जी, अब अर्निंग सीजन के हम लास्ट 3 हफ्तों में एंटर करने वाले हैं, क्योंकि ये ईयर एंड वाला अर्निंग सीजन है, तो ये मई एंड तक चलेगा। अब इसमें इस बार जो अर्निंग सीजन रहा है, थोड़ा सा मैं वॉर से आगे जा रहा हूँ, वो क्या ग्रीन शूट्स दिखा के गया है, और क्या आगे Q1 में अच्छे अर्निंग सीजन की हम एक्सपेक्टेशन करें? मैं ये नहीं कहूंगा कि ग्रीन शूट्स हमें दिखे हैं ये सीजन में, मिक्स बैग रहा है। इनफैक्ट अगर हम लार्ज कैप इंडेक्स देखें तो करीबन 1-2% का ओवरऑल कट दिखा है अभी तक। मिड कैप इंडेक्स में इतना कट नहीं दिखा, लेकिन लार्ज कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में हमने कट देखे हैं। स्मॉल कैप में शायद 2-3% का हमने ओवरऑल अर्निंग्स कट देखा है FY26 के लिए। तो इतना ग्रेट नहीं रहा है, इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन नथिंग टू राइट होम अबाउट। लेकिन एक मैं अगर चीज ऑब्जर्व करूं तो अगले जो 2 क्वार्टर्स आएंगे उनका जो बेस है वो थोड़ा लो बेस है, क्योंकि हमने देखा था कि जो स्पेंडिंग गवर्नमेंट की स्लो डाउन हुई थी इलेक्शन की वजह से, वो जून 24 और सितंबर 24 वाले क्वार्टर में काफी जोर से स्पेंडिंग की कटौती हुई थी, क्योंकि डिसीजंस नहीं लिए जा रहे थे। तो उसका लो बेस इफेक्ट शायद हमें जून में दिखे और सितंबर में दिखे।
उसकी वजह से ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखूंगा तो ओवरऑल शायद मार्केट के लिए अच्छा दिख सकता है। टॉप लाइन ग्रोथ की हम होप कर रहे हैं कि अच्छी हो, लेकिन ओवरऑल मैं देखूंगा बेस इफेक्ट की वजह से शायद हमें 1-2 क्वार्टर अच्छे दिखे। उसके बाद इकोनॉमी को अपने अपने खुद के बलबूते पे चलना पड़ेगा। दैट मीन्स के जो डिमांड ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कंजम्पशन ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सेकंड हाफ में आनी चाहिए, वरना फिर और फर्दर अर्निंग्स डाउनग्रेड आ सकते हैं। ऑल राइट, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, मिहिर जी, प्रकाश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। देखते हैं मंडे मॉर्निंग को मार्केट कैसे ओपन होगा। खैर मार्केट सेकेंडरी है, हमारी पूरी की पूरी इस समय जो एनर्जी है वो हमारी आर्म फोर्सेस के साथ है। बिल्कुल। और हम यही चाहेंगे कि बस वो देश का हौसला ऑब्वियसली वो काफ़ी हाई है और पूरा देश उनके साथ डटकर खड़ा है। तो जय हिंद और जय हिंद की से। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ।